हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जेई मेन 25 के सर्किट सॉल्व करने वाले जनवरी सेशन के सभी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। 3 चैप्टर्स को इसमें मैंने कवर किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स और अल्टरनेटिंग करंट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर्स अलग से दे रखे हैं और कैपेसिटर्स टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के एंड का एक पार्ट दिया हुआ है। बट इसके ज़्यादातर सर्किट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो इन तीनों चैप्टर्स को मैंने क्लब करके ये वीडियो बनाया है। पहले एग्जाम का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। इस बार करंट टॉपिक के हिसाब से थोड़ा सा एरेटिक पैटर्न था, क्योंकि एक पेपर में 3 क्वेश्चन आए और बीच में 4 पेपर ऐसे थे जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। टोटल 10 शिफ्ट जो थी उसमें 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं। पहले जब 30 क्वेश्चंस का पैटर्न आता था जेई मेन का पर सब्जेक्ट, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती थी। इसके कंपैरिजन में एक की जगह 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में आते थे, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आया है। कैपेसिटर्स की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी कंसिस्टेंसी थी, ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा है। टोटल 10 शिफ्ट्स में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आई थिंक 7 शिफ्ट्स ऐसी थी जिसमें एक एक क्वेश्चन सीधा आया है। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की वेटेज थोड़ी कम रही है। 4 अलग अलग शिफ्ट्स के पेपर में एक एक क्वेश्चन आया था। टोटल ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये 22 क्वेश्चंस मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सेशन में ये सभी 22 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लेवल के पूछे गए थे। बहुत ही कम टाइम में हाई एक्यूरेसी के साथ इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपने अपना कोर्स पूरा किया हुआ है तो। ऑफिशियल सिलेबस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वेटेज को देखते हैं। सबसे पहले जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन में रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज की बात की गई है। तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है, उसमें से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम अगर बात करें नेट ईएमएफ सॉल्व करने की, तो ये इतनी डीप में एनालिसिस ऑफिशियल करिकुलम में नहीं दे रखा था, तो अलग से लिख देता हूँ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो डिस्कशन है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है। और नेट रेजिस्टेंस निकालने वाले जो सर्किट्स होते हैं, जैसे एक ट्रायंगुलर शेप में वायर को बेंड कर दिया और उसके एक वर्टिस के अलोंग रेजिस्टेंस निकाल ली, या फिर इसी तरीके से स्क्वायर भी हम बना सकते हैं, या कहीं पर मल्टीपल पॉइंट्स को बीच में हम सीधी वायर से ज्वाइन कर देते हैं। तो उन सब का इफेक्ट देखते हुए टोटल 3 क्वेश्चंस जो हैं वो नेट रेजिस्टेंस निकालने के थे। डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से एक सर्किट सॉल्व हो रहा था, और पोटेंशियोमीटर जो है वो करिकुलम में नहीं लिखा हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर भी एक क्वेश्चन बेस्ड था। ऑफिशियल टेक्स्ट बुक में जो गैल्वेनोमीटर है उसकी वर्किंग मैग्नेटिज्म चैप्टर में दी गई है। उसकी वर्किंग में मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है उसको देखना होता है, बट जब उसको हम सर्किट्स में यूज़ करते हैं और उसमें शंट लगा के एम मीटर या वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करते हैं, उस डिस्कशन के लिए मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं है, सर्किट्स की तरह ही सिंपली हम उसे सॉल्व करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर की तरह एक क्वेश्चन में यूज करने का डिस्कशन हमने करना था। इसके अलावा थ्योरी में डिस्कस नहीं है, बट एक एग्जाम एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की जिसमें थर्मोकपल का डिस्कशन किया हुआ है, जिसमें सीबैक इफेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम से पूछी गई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। आगे कैपेसिटर्स की बात करते हैं। कैपेसिटर्स टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो एनर्जी डेंसिटी का जो डिस्कशन है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को हम कैपेसिटर के बीच की टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी टॉपिक से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ अगर एक सिंपल कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो जाता है अगर बैटरी से उसको हम कनेक्ट करते हैं, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका भी एक क्वेश्चन आया था। और कैपेसिटर की डायमेंशन चेंज कर देते हैं, तो कैपेसिटेंस को ही वेरी करा के देखना था हमें डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से और डायमेंशन चेंज करने से। तो इसके बेसिस पे भी एक एक क्वेश्चन हमने देखे हैं। इसके बाद अगर हम सर्किट सॉल्व करें
तो अगेन ये वाला पार्ट जो है, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की नॉलेज होगी, उसके बाद आप कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टेडी स्टेट में जब सिचुएशन आती है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो वहाँ पे भी कैपेसिटर होता है उसको हम रिमूव करके बाकी सर्किट को सिंपल KCL KVL लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए 2 सर्किट्स हमें सॉल्व करने थे, और जो t = 0 पे जस्ट हम सर्किट को स्टार्ट करते हैं, जब स्टेडी स्टेट अचीव नहीं होती है तो उस सिचुएशन में जो RC सर्किट्स का डिस्कशन हमें करना होता है, उसके बेसिस पर भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इसके अलावा एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज में भी आपको मिल जाएगा। चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन भी एक आया था। तो ये एक बार मैं काउंट कर लेता हूँ, 5, 7, 9, ये 9 क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं जो कैपेसिटर टॉपिक से आए थे। अब लास्ट में अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक की बात करेंगे। 4 ही क्वेश्चन आए थे, वेटेज थोड़ा कम था इस पर्टिकुलर सेशन में। इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो रेजोनेंस की कंडीशन को डिस्कस करना था। तो LCR सर्किट तो हमें डिस्कस करने ही है, और LCR सर्किट में दोनों क्वेश्चंस में रेजोनेंस की कंडीशन दी हुई थी। तो 2 क्वेश्चन रेजोनेंस टॉपिक से आ गए थे, और एक क्वेश्चन RMS वैल्यू ऑफ करंट हमें बतानी थी, जिसमें जो करंट है उसका फंक्शन हमें दिया हुआ था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके IRMS की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की जो बात करूंगा वो थ्योरी में अलग से डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन NCERT की एक्सरसाइज में एक डिस्कशन किया गया है चोक कॉइल का। जो पुराने टाइम में ट्यूब लाइट्स के साथ जो चोक लगता था उसका यूज क्या होता है और क्यों उसको यूज किया जाता है, ये हमें डिस्कस करना था। ये एक क्वेश्चन भी हो गया। तो इस तरीके से टोटल 22 क्वेश्चंस जो हैं, इनके सभी के सॉल्यूशंस में आगे वीडियो में डिस्कशन करना शुरू कर रहा हूँ। Sliding contact of a potentiometer is in the middle of the potentiometer wire having resistance Rp = 1 ohm as shown in the figure। तो यहाँ पर Rp जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस हमें दे रखी है। तो वायर A से B जो है उसकी टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, जिसको हम वायर AB पे अलग अलग पॉइंट्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसमें पोटेंशियोमीटर वायर के मिडल में हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये जो वायर AB है इसके बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट C हम ले लेंगे। तो ये जो पूरी वायर है इसकी रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, यूनिफॉर्म वायर हम ले रहे हैं, अगर अलग से कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट के दोनों तरफ जो है वो रेजिस्टेंस आधी आधी बढ़ जाएगी। तो वायर AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वायर AC की रेजिस्टेंस ½ ओम हो जाएगी, वायर CB की रेजिस्टेंस ½ ओम हो जाएगी। An external resistance of RE = 2 ohm is connected via the sliding contact। तो यहाँ पर RE 2 ohm भी हमें डायग्राम में दिया हुआ है। The electric current in the circuit is। तो यहाँ पर ये जो 0.9 वोल्ट की बैटरी हमें दी हुई है, ये सारी चीज़ों को यूज करते हुए टोटल करंट इस सर्किट में हमें I की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब C पॉइंट जो है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में बिल्कुल बीचों बीच में दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे। तो ये जो बैटरी दे रखी है 0.9 वोल्ट, ये एज इट इज रहेगी, और उसके बाद A, C और B पॉइंट्स जो हैं उनको हम अलग अलग रेजिस्टेंसेस की तरह दिख लेंगे। A से C RP का आधा था, तो ये A से C को मैं एक अलग रेजिस्टेंस दिखा दूंगा ½ ओम, और C से B को अगेन ½ ओम में दिखा दूंगा। तो C पॉइंट जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसकी लोकेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन में और भी वैरायटी पूछी जा सकती है। तो अब ये यहाँ पर मैंने बना दिया है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम थी वो भी A और C पॉइंट्स के बीच में डायग्राम में दे रखी है। तो ये सिंपल सा सर्किट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे A और C पॉइंट्स के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दे रखी है, ½ ओम और 2 ओम। दोनों के ही एंड पॉइंट्स A और C हैं। तो इन दोनों का पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस RAC जो है वो कितनी हो जाएगी, R1 R2 प्लस अपॉन R1 प्लस R2। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें 2 रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लेनी है, ½ और 2, तो ½ × 2 डिवाइडेड बाय ½ प्लस, तो ये टर्म कितनी आ जाएगी, न्यूमरेटर तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर में जो 2 और ½ को ऐड करेंगे तो ये 2.5 की टर्म आ जाएगी। और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो डेसिमल हटा देंगे तो 10/25 की टर्म आ जाएगी, और 5 से दोनों टर्म्स डिविजिबल हैं, 2/5 की टर्म है।
इसको हम लिख सकते हैं 0.4 ओम के बराबर। अब आगे आर ए बी नेट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए सी वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है, एक बार और रीड्रॉ कर लेंगे इस डायग्राम को समझाने के लिए। तो ये 0.9 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है और ए से सी जो नेट रेजिस्टेंस थी वो 0.4 ओम आ गई थी। अब ए से सी के आगे सी से बी जो रेजिस्टेंस है 1/2 मतलब 0.5 ओम, ये भी लिख लेंगे हम। तो अब ये दो रेजिस्टेंस बच गई सर्किट में 0.5 और 0.4 और ये सीरीज में कनेक्ट हो रखी है। तो यहाँ पर 0.4 और 0.5 को हम ऐड कर देते हैं। तो ये 0.4 प्लस 0.5 की टर्म 0.9 ओम आ जाएगी। अब ये सर्किट बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, 0.9 वोल्ट की बैटरी और 0.9 ओम का ही रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। तो यहाँ से अब टोटल करंट जो है सर्किट में वो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस से हम निकाल लेंगे। 0.9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.9 ओम, ऐसा यूनिट्स में सारा डेटा है, तो ये रेशियो 1 हो जाएगा, 1 एम्पेयर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। Which of the following resistivity versus temperature curves is the most suitable to be used in wire bound standard resistors? तो वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन हमें डिस्कस करना है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सेक्शन 3.8 आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर वायर बाउंड रेजिस्टर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। इनको बनाते वक्त ऐसे मटेरियल हम यूज करते हैं जिनकी रेजिस्टिविटीज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, और यहाँ पर इस टर्म में फोकस करेंगे रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आता है, पर मोर और लेस इट रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे तो ऑप्शन 2 में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में बहुत शार्प डिक्लाइन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में शार्प इंक्रीज आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 में शार्प डिक्रीज आ रहा है। इन सभी ऑप्शंस को मैं क्रॉस आउट कर दूंगा। ऑप्शन नंबर 1 आप देखते हैं तो रो वर्सेस टी ग्राफ जो है ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, बहुत स्मॉल वेरिएशन आएगा, इसकी स्लोप बहुत कम है, 0 से थोड़ी सी ज्यादा है। टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी। रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर ये टर्म हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देखते हैं पहले। द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू ईएमएफ्स। तो यहाँ पर दो नॉन आइडियल बैटरीज को हमें डिस्कस करना है। तो ये एक बैटरी का ईएमएफ E1 में ले रहा हूँ और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ले लेंगे। आइडियल बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती। इसके पैरेलल में एक और हमारे पास बैटरी है ईएमएफ E2 और उसकी रेजिस्टेंस R2 के बराबर मैं लूंगा। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है वो मैंने पैरेलल में कर दिया है। इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें डिस्कस करना है, और यहाँ पर बोला गया है कि जो वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ की वो दोनों ईएमएफ की वैल्यू से छोटी आएगी। तो अब जो रिजल्ट है नेट ईएमएफ का उसको देख लेते हैं। ई नेट बाय आर नेट की वैल्यू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेट ईएमएफ सॉल्व करने के लिए E1, E2, R1, R2 यहाँ पर चारों टर्म्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए। और अगर नेट रेजिस्टेंस की हमें बात करनी हो तो पैरेलल का ही रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चाहे सेल्स कनेक्टेड हो या सिर्फ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स को पैरेलल में हम डिस्कस कर रहे हो। 1 बाय आर नेट की वैल्यू आ जाती है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो अब ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देयर आर टू मेनी टर्म्स जिनका वेरिएशन हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक जनरल कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज प्लग इन करके देख लेंगे सिंपल से केसेस में, और उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक केस ले लेते हैं जिसमें R1 और R2 की वैल्यू बराबर ले लेंगे 1 ओम के बराबर, और इससे फिर आगे कैलकुलेशंस करेंगे। अगर 1 बाय आर नेट की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी हो इस स्पेशल केस में तो R1 भी 1 है और R2 भी 1 है, तो ये रेसिप्रोकल लेंगे तो आर नेट की वैल्यू भी हमारे पास ये 1 + 1 2 की टर्म आ गई, तो आर नेट की वैल्यू 1/2 ओम आ जाती है। और नेट ईएमएफ निकालेंगे तो ई नेट बाय आर नेट की टर्म अगेन 1/2 आ गई। दूसरी तरफ E1 की टर्म है डिवाइडेड बाय 1 प्लस E2 की टर्म है अगेन डिवाइडेड बाय 1। एक स्पेशल केस मैंने लिया है, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम गिवन स्टेटमेंट से कंपेयर कर लेंगे
और जनरलाइजेशन में फिट बैठेगा तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी, अदरवाइज एक भी एक्सेप्शन मिलने से जनरलाइज स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 2 वो ऊपर आ जाएगा, 2 टाइम्स ई नेट की वैल्यू आ गई E1 प्लस E2 और ई नेट की वैल्यू आई फिर E1 प्लस E2 बाय 2। तो आप देख सकते हैं नेट ईएमएफ इस केस में, ये मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्पेशल केस लिया था, R1 R2 की वैल्यू 1 ओम, तो ई नेट की वैल्यू E1 प्लस E2 बाई 2 आ गई, यानी कि दोनों की एवरेज। अब एवरेज की जो सिचुएशन है वो हम कैसे देखते हैं कि एवरेज अगर दो नंबर्स का आप लेंगे तो वो एवरेज दोनों के बीच में आएगी। तो ई नेट जो है एक नंबर से बड़ी आ रही है और दूसरे से छोटी आ रही है, एक केस हमने ऐसा दिखा दिया है। अब यहाँ पर हमेशा की बात की हुई है, जनरल स्टेटमेंट है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ तो दोनों से ही कम आती है, तो ये जो है ये सिचुएशन गलत हमने प्रूव कर दी है यूजिंग दिस स्पेशल केस। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो हमने क्रॉस आउट कर दी। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की गई है। अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ई नेट के फॉर्मूले में भी आर नेट का डिस्कशन आता है। तो ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू बैटरी। अब रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पैरेलल का डिस्कशन हम इन जनरल कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे जब दो ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो करंट को फ्लो करने के लिए एक एक्स्ट्रा पाथ मिल जाता है। तो इंडिविजुअली दोनों रेजिस्टेंसेस से आप कंपेयर कर सकते हो, आप सर्किट में अकेले R1 को यूज कर सकते हो या अकेले R2 को यूज कर सकते हो। उसके कंपैरिजन में R1 R2 की पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे तो दोनों ही के कंपैरिजन में करंट को एक ज्यादा रास्ता मिलेगा फ्लो करने के लिए, उसकी रेजिस्टेंस उसको कम फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू से कम आएगी। तो आर नेट की वैल्यू R1 से भी कम आएगी और R2 से भी कम आएगी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहां पर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू हमें आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम नीड 20 मिली एम्पेयर ऑफ द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर हमें डिस्कस करना है, तो इसके लिए हम G का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस G जो है दैट इज गिवन एज 30 ओम, और अगर करंट IG की वैल्यू हम 20 मिली एम्पेयर लेते हैं, 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, तो उस केस में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है। तो ये मैक्सिमम करंट है जो इस गैल्वेनोमीटर डिवाइस से फ्लो कर सकता है। If a maximum current of 3 ampere is to be measured using this galvanometer, अब इस galvanometer को हमें इस तरीके से यूज करना है कि हम मैक्सिमम 3 एम्पेयर करंट को मेजर कर सकें। तो उसके लिए हमें शंट ऐड करनी पड़ेगी and the resistance of the shunt to be added to the galvanometer should be 30/X ohm। तो यहाँ पर हमें ये जो शंट की रेजिस्टेंस है वो यूज करनी है। इसमें हम गैल्वेनोमीटर को एम मीटर की तरह यूज करने वाले हैं। तो एक जनरल डिस्कशन है ये। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमें एम मीटर की तरह गैल्वेनोमीटर को यूज करना होता है तो हम उसके पैरेलल में शंट लगा देते हैं कि इस तरीके से ये गैल्वेनोमीटर एज इट इज सर्किट में कनेक्टेड है और इसके पैरेलल में मैंने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। तो ये जो पूरा सेटअप है जिसको मैं डॉटेड यहाँ पर शो कर रहा हूँ अलग से, ये जो पूरा सेटअप है ये एम मीटर की तरह काम करेगा। तो जब आप मैक्सिमम 3 एम्पेयर तक मेजर करने वाला एम्पीमीटर डिजाइन कर रहे हैं तो ये जो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू 3 मीटर जब फ्लो करेगी तो उस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू IG की वैल्यू 20 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। तो हमें पहले से पता था कि गैल्वेनोमीटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG करंट पे शो करता है और I जो मेजर आप करना चाहते हैं वो बड़ा है। तो हमें क्या करना है, जिस मैक्सिमम करंट को आप मेजर करना चाहते हो उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट होना चाहिए और जो बचा हुआ करंट है वो फिर शंट के थ्रू पास हो जाता है और गैल्वेनोमीटर की डिवाइस डैमेज नहीं होती है। तो यहाँ पर टोटल करंट अगर I हमें लेना था जिसको एम मीटर मेजर करेगा तो उस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाना चाहिए IG और बचा हुआ करंट शंट में से जाएगा I माइनस IG। तो ये सिचुएशन हमें डिस्कस करनी होती है। अब यहाँ पर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं तो ये एम मीटर के सेटअप में दो रेजिस्टेंसेज हैं, गैल्वेनोमीटर और शंट, ये पैरेलल में है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा और दोनों ब्रांचेज में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट से उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाता है।
तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में IG करंट फ्लो करेगा और उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल G से मैं शो कर रहा हूँ, और शंट में I माइनस IG करंट की वैल्यू हो गई है और S उस शंट की वैल्यू है। सब्सटीट्यूशंस कर देंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट हमें मेजर करना है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला गैल्वेनोमीटर का करंट और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस सब कुछ हमें दिया हुआ है, शंट की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो शंट की वैल्यू आ जाती है IgG अपॉन I माइनस IG। अब फर्दर मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। IG की वैल्यू यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 मिली एम्पेयर दे रखी थी, तो 10 की पावर -3 के फैक्टर के साथ एम्पेयर में मैंने लिखा था। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1000 से डिवाइड करना, तो ये 0.02 एम्पेयर हमें दे रखा है। तो IG की वैल्यू 0.02 लेंगे, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 30 ओम लेंगे, डिनोमिनेटर में I माइनस IG में I की वैल्यू 3 और IG की वैल्यू अगेन 0.02 हम लेंगे। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 0.02 को तो मैं लिख रहा हूँ 2/100, फिर हमारे पास एक 30 की टर्म थी और फर्दर हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 माइनस 0.02 हो जाएगा 2.98 के बराबर। और सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी न्यूमरेटर में तो 60, 2.98 को डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म 298 आ जाएगी। अब S की वैल्यू हमें ऑप्शंस में नहीं दे रखी थी, हमें गैल्वेनोमीटर की जो शंट है उसको 30/x ओम की फॉर्म में लिखना था और x की वैल्यू ऑप्शन में से बतानी थी। तो शंट की रेजिस्टेंस को क्वेश्चन में 30/x बताया गया है और हमने सॉल्व करा है 60/298, तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। x की टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, बाकी सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेंगे। 30 की टर्म आएगी, 298 की टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में 60 की टर्म आ जाती है। 30/60 की टर्म आ गई, ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये रेशियो 1/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 298/2 आ गई है, ये हो जाएगा 149 ओम के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर गया एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। A wire of resistance 9 ohm is bent to form an equilateral triangle। तो एक सीधी वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 9 ओम हमें दे रखी है, उसको हमने बेंड करके ट्राइंगल की फॉर्म में बना दिया है। तो एक बार पहले डायग्राम बना लेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर हैं। तो वायर की जो लेंथ है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस करना है। तो वायर का पार्ट AB, BC और AC तीनों लेंथ बराबर हैं, तो रेजिस्टेंस भी बराबर डिवाइड हो जाएगी। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस वायर की 9 ओम थी तो यहाँ पर ये तीनों ब्रांचेस 3 ओम रेजिस्टेंस की हो गई। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी 2 वर्टिसेस विल बी डैश ओम। तो किसी भी 2 वर्टिसेस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो ये B और C पॉइंट्स को हम एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर B और C पॉइंट्स को हम फर्दर किसी सर्किट से जोड़ते हैं, किसी बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, तो B और C पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस हमें सॉल्व करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन है। B और C पॉइंट्स के बीच में एक तो सीधी सीधी रेजिस्टेंस है 3 ओम, और B से C करंट के लिए एक और पाथ आप देख सकते हैं, B से A, A से C। यहाँ पर BAC वाली जो ब्रांच है उसमें A पॉइंट जो है वो जंक्शन पॉइंट है और A पॉइंट से 2 रेजिस्टेंसेस सीधा सीधा कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में है। तो BAC वाली ब्रांच में ये जो टर्म है 3 + 3 ओम हो जाएगी, ये दोनों रेजिस्टेंसेस मैंने ले ली, और दूसरी सीधा 3 ओम की रेजिस्टेंस पहले से हमें दे रखी है। फर्दर ये 3 + 3 की टर्म ये 6 ओम आ गई और दूसरी टर्म 3 ओम थी। अब ये R नेट की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंसेस में दे रखी हूं तो हम R नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं पैरेलल का यूज करके लॉ। इसमें R1 R2 अपॉन R1 + R2 रिजल्ट आ जाता है। तो 2 रेजिस्टेंसेस 6 और 3 का प्रोडक्ट लेंगे, डिनोमिनेटर में 6 और 3 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 6 × 3 18/6 + 3 9, 18/9 2 ओम ये वैल्यू आ गई है। यही हमें आइडेंटिफाई करना था, 2 वाज द करेक्ट आंसर। A wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square। तो यहाँ पर एक वायर है, टोटल रेजिस्टेंस उसकी R है, पहले उसको हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में बेंड करना है। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर ये डिवाइड कर दी हैं मैंने। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC। ये टोटल वायर की रेजिस्टेंस अगर R थी तो वायर के तीनों जो इक्वल पार्ट्स हैं लेंथ के हिसाब से उनकी रेजिस्टेंसेस R/3 ईच हो जाएगी। तो ये इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब एक और आइडेंटिकल वायर लेनी है, यानी कि सेम लेंथ की वायर हमें डिस्कस करनी है, उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी अगेन R।
और उसको स्क्वायर की शेप में हमें बेंड करना। तो इस बार स्क्वायर की शेप में 4 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आप देख सकते हैं। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये जो वायर रेजिस्टेंस टोटल R की थी, इसको हम 4 पार्ट्स में R/4 की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये R/4 आ गया हमारा, और इसमें जो वर्टिसेस हैं इनको D, E, F और G नाम मैं दे देता हूँ। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस का रेशियो हमें निकालना है बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्राइंगल। एज कोई भी एक एज ले लेते हैं, ट्राइंगल की BC ले लेते हैं, तो उनके बीच में जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एज ऑफ द ट्राइंगल, तो ये एक टर्म आ गई नेट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C टू दैट ऑफ द स्क्वायर। और इसी तरीके से कोई भी एक स्क्वायर की साइड ले लेते हैं FG, और RFG की वैल्यू के साथ RBC का रेशियो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को इस तरीके से विजुलाइज करेंगे कि वो उसके एंड्स फर्दर एक बैटरी से कनेक्टेड हैं, और फिर उस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करेंगे। तो कोई भी 2 वर्टिसेस चूज करके उनको मैंने बैटरी से कनेक्ट करके विजुअलाइजेशन को आसान दिखाया है। ट्राइंगल का डिस्कशन करते हैं। ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि B और C पॉइंट्स जो हैं उनके बीच में करंट को फ्लो करने के 2 रास्ते हैं। एक तो B से C सीधा, जो रेजिस्टेंस हमें दे रखी थी, इसका नाम IBC लिख लेते हैं, और एक और रास्ता है करंट के पास B से A और A से C सीधा जाने का, तो ये करंट हो जाएगा ब्रांच BAC में। तो ये 2 पाथ हमारे पास आ गए हैं, और B और C पॉइंट्स के बीच में ही ये दोनों पाथ हैं, तो ये दोनों पाथ पैरेलल में हो जाएंगे। और BAC वाला जो पाथ है, जो कि BC वाले पाथ के पैरेलल है, उसमें फर्दर ये 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में दिख रही हैं। IBAC सीधा जो B से A जाएगा वही A से C आ जाएगा। तो पहले ये सीरीज वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे BAC के बीच में R/3 और R/3 को ऐड करके, और उनके पैरेलल में एक और R/3 की रेजिस्टेंस हमें दे रखी है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहले वाली टर्म 2 बार R/3 को ऐड करेंगे, 2R/3 हो जाएगी, और उसके बाद टोटल RBC नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसमें पैरेलल का रूल हम यूज करेंगे। 2R/3 और R/3 अगर पैरेलल में दे रखें तो दोनों रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में दोनों का ही सम आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमरेटर की टर्म 2R²/9 हो जाएगी, और इसको डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर में 2/3R और 1/3R को ऐड करेंगे, 3/3R, मतलब सिंपली R ये बच जाएगा। तो एक R की टर्म डिवीजन में क्रॉस आउट हो जाएगी, हमारा आंसर आ गया 2R/9। तो न्यूमरेटर की जो टर्म है वो तो 2R/9 आ गई है, ट्राइंगल वाला केस। तो ये और अच्छे से अगर हम लिखें इसको, RBCFG की जगह इन जनरल अगर हमें डिस्कशन करना है, तो नेट रेजिस्टेंस ट्राइंगल की एज के अलोंग डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस स्क्वायर की एज के अलोंग हम सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे F से G करंट को जाने का एक सीधा रास्ता है जिसमें R/4 की रेजिस्टेंस आएगी, और उसके बाद F से G जो करंट है वो एक और रास्ते से जा सकता है जिसमें F से D, D से E, E से G करंट फ्लो करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं F से D, DE और EG जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में दे रखी हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें एक रेजिस्टेंस R/4 हो गई और दूसरी रेजिस्टेंस हो गई 3 बार R/4। ये हमारा सम आ गया, सीरीज का रूल मैंने लगा दिया, तो ये हो गया 3R/4। अब RFG नेट की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा 3R/4 मल्टीप्लाइड बाय R/4, डिनोमिनेटर में 3R/4 प्लस R/, डिनोमिनेटर की टर्म तो आप देख सकते हैं 3/4 प्लस 1/4 टाइम्स R ऐड होके 1 बन जाएगा, सिंपली 1R, R कॉमन आ गया, 3/4 प्लस 1/4 हो गया 4/4 के बराबर। न्यूमरेटर की टर्म आप देखेंगे तो 3R²/16 हमें दे रखा है, तो एक R की टर्म ऊपर नीचे कट जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया 3R/16। इसको भी हम रिक्वायर्ड रिजल्ट में पुट कर लेते हैं। अब ये रेशियो सॉल्व करना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 2R/9 डिवाइडेड बाय 3R/16। तो डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लाके रेसिप्रोकल ले लेंगे, 16/3R, R की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, न्यूमरेटर में 2 × 16 32 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 × 3 27 आ जाएगा, 32/27। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर।
फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पर हमें एक सर्किट दिया हुआ है और उसके दोनों एंड्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। दोनों एंड्स का नाम दे देते हैं ए और बी। उसके अलावा बीच में जो पॉइंट्स हैं सी और डी, उनको भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। आर नेट की वैल्यू ए और बी के बीच में मुझे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए और डी पॉइंट्स एक सीधी वायर से कनेक्टेड हैं, एक ऐसी वायर से कनेक्टेड हैं जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल। तो रीड्रॉ करते हुए सर्किट में काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जेई के एग्जाम्स में बहुत पहले से पूछी जा रही हैं, टिपिकल डिस्कशन होता है। तो इसमें ए और डी को हम एक साथ ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से सी और बी पॉइंट्स को भी एक स्ट्रेट वायर से ज्वाइन किया गया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बी और सी भी सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, उन्हें एक ही पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को जो डायग्राम में दी हुई थी, इनको हम नए डायग्राम में पुट करेंगे। तो पहली जो रेजिस्टेंस है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ए और सी के बीच में है। तो ए और सी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रेजिस्टेंस बना देंगे जिसकी वैल्यू R/3 हमें दी हुई थी। एक और रेजिस्टेंस हमें दे रखी है सी और डी के बीच में। आप देख सकते हैं सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो डी पॉइंट और सी पॉइंट को हम जोड़ देंगे, तो एक और R/3 की टर्म आ गई। इसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो डी और बी के बीच में दे रखी है। आप देखेंगे डी और बी ज्वाइन हो रहे हैं एक रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो अगेन डी और बी को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन दोनों को एक और रेजिस्टर की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। सभी रेजिस्टेंसेस को हमने कवर कर लिया है। तो ये ए और बी पॉइंट्स के बीच में आपने इफेक्टिवली देखा कि तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में दे रखे थे। तो पैरेलल का रिजल्ट हमें यूज करना है। तो ये जो आर नेट फाइनली हमारे पास आ जाएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/r नेट की वैल्यू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होती है। वैसे तो अगर पैरेलल में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू की दे रखी हों तो उसमें से किसी भी एक टर्म को टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से डिवाइड कर देंगे। जैसे R/3 की रेजिस्टेंस है बराबर 3 बार, तो R/3 को 3 से डिवाइड कर दो, R/9 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बाकी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एग्जैक्ट। तो 1/r की टर्म क्या हो जाएगी? ये किसी भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r, ये हो जाएगा 9/r। तो यहाँ से दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेने पे आर नेट की वैल्यू R/9 आ गई है और यही हमने सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ करंट I इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज गिवन बिलो। यहाँ पर पूरा एक सर्किट हमें दिया हुआ है, करंट I की हम बात कर रहे हैं। When potential at A is equal to the potential at B, A और B पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल हमें दे रखा है, क्वेश्चन की ये कंडीशन है। और उस सिचुएशन में द वैल्यू ऑफ करंट I विल बी डैश। तो I की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है VA और VB को बराबर लेते हुए। तो A और B पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल बराबर है तो ये जो AB वाली ब्रांच है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आप इस डायग्राम को अगर देखते हैं तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इसी तरीके से बैटरी के एक टर्मिनल से दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होती हैं, R1 R2, और बैटरी के दूसरे टर्मिनल से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं, R3 और R4 ले लेते हैं इनको हम, और बीच में इनको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस है और करंट की रीडिंग देता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाता है तो वो सिचुएशन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन हो जाती है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो क्या है? R1/R2 का रेशो R3/R4 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर 10 और R का रेशो लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 20 और 40 के रेशो के साथ। तो यहाँ से 10/R हो गया 1/2 के बराबर, जिससे R की वैल्यू 2 × 10 20 ओम आ गई है। आप देखेंगे R को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ आ जाएगा और 2 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये R की वैल्यू 20 ओम मैंने सॉल्व कर ली। अब फर्दर इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा सर्किट है, यहाँ पर ये 40 वोल्ट की बैटरी हमें दे रखी है, की कनेक्टेड है, यहाँ पर सर्किट जो है उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। उसके बाद ये जो ब्रांच है बीच में A और B को ज्वाइन करने वाली, इसको छोड़ के बाकी रेजिस्टेंस में बना दूंगा। तो 10 और उसके आगे 20 की रेजिस्टेंस दे रखी है
और फिर वो फर्दर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और 20 और 40 ओम की रेजिस्टेंसेस भी हमें इसी तरीके से दे रखी है। तो अब आप देख सकते हैं 10 और 20 को सीरीज में सॉल्व करेंगे, ऊपर वो 30 हो जाएगा, नीचे 20 और 40 को भी हम सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो ये 30 और नीचे 20 प्लस 40 60 ओम आ गया, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी 40 वोल्ट की दे रखी है। अब 60 और 30 की टर्म जो है उसको पैरेलल वाला रूल लगाकर सॉल्व कर देंगे। तो 40 वोल्ट के साथ एक नेट रेजिस्टेंस हमारी आ गई है। 30 और 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल का रूल यूज करेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60। न्यूमरेटर 1800 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 90 है। यहाँ से 20 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गई। तो बैलेंस व्हीटस्टोन की हेल्प से R की वैल्यू भी 20 आई थी, और फिर सारी चारों रेजिस्टेंसेस को एक साथ सॉल्व करके R नेट भी 20 आ गया है। अब टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा। टोटल करंट हो जाएगा नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये हो गया 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 ओम, ये 2 एम्पेयर के बराबर आ जाए। तो 2 वैल्यू जो थी दैट वाज आवर करेक्ट आंसर। द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन अ मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो फिनोमिनन है इसको सीबैक इफेक्ट बोलते हैं, और थर्मोकपल जो डिवाइस है उसको इसी तरीके से हम बनाते हैं, ये फिनोमिनन को यूज करके। टू हार्वेस्ट द एनर्जी द मटेरियल शुड हैव। तो इस तरीके का अगर हमें थर्मोकपल बनाना है तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि टेक्स्ट बुक में थ्योरी में इसको अलग से डिस्कस नहीं किया गया है एनसीईआरटी की, पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3.22 में थर्मोकपल्स का डिस्कशन किया गया है। और बहुत पहले से जेई जब सब्जेक्टिव कंडक्ट किया जाता था तब से ही थर्मोकपल के क्वेश्चन बीच बीच में कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर तो थियोरेटिकल डिस्कशन ही हमें करना था कि थर्मोकपल में मटेरियल किस तरीके से यूज करना है। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि लो थर्मल कंडक्टिविटी और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटेरियल की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 वाज द रिक्वायर्ड आंसर। A parallel plate capacitor of capacitance 40 microfarad is connected to a 100 volt power supply. यहाँ पर एक कैपेसिटर को बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे। रेफरेंस के लिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं। कैपेसिटेंस C और ये जो वोल्टेज दे रखी है इसकी बैटरी की, उसके लिए सिंबल में V यूज करूंगा। ये नंबर्स हम बाद में कैलकुलेशंस में पुट कर सकते हैं। Now the intermediate space between the plates is filled with a dielectric material of dielectric constant K is equal to। तो पहले हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया था तो वो चार्ज हो जाएगा, और प्लस जो टर्मिनल है उससे कनेक्टेड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंबल कैपिटल Q में यूज कर लूंगा, प्लस Q माइनस Q चार्ज दोनों प्लेट्स पे हो गया। इसके बाद जो है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच की जगह में हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया है। तो इस सर्किट को अब मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पर अब जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगी, C डैश हो जाएगी, और वो सेम सेटअप से कनेक्टेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें सबसे ज्यादा यही कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बैटरी से कनेक्शन रहते हुए कैपेसिटेंस चेंज की गई है या कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी हटा के फिर कैपेसिटेंस चेंज की गई है। क्योंकि बैटरी अगर कनेक्टेड रहती है तो प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली भी वही रहता है जो इनिशियली था, और चार्ज चेंज हो जाता है। और अगर आप चार्ज करके बैटरी हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर को, तो चार्ज फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटेंस चेंज करेंगे तो प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने पावर सप्लाई को रिमूव नहीं किया। तो यहाँ पर C डैश की जो टर्म है वो भी हम देख लेंगे। C की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड दी हुई है। C डैश की वैल्यू K के फैक्टर से 2 टाइम्स 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड आ जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स C हो जाएगी। यहाँ पर कैपेसिटेंस का रिजल्ट भी मैं लिख देता हूँ, वो होता है KA एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो यहाँ पर प्लेट्स का एरिया और सेपरेशन तो चेंज हो नहीं रहे हैं, K का फैक्टर चेंज हो रहा है। पहले प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था तो K को 1 लेंगे हम, वैक्यूम का डिस्कशन जब दिया होता है, और उसके बाद कोई मटेरियल हम पुट कर देंगे तो K की वैल्यू 2 दूसरे केस में एज पर द डेटा हमने डाल देनी है। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज एंड द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे जब कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, बैटरी रिमेनिंग द सेम, पावर सप्लाई रिमेनिंग द सेम, तो चार्ज में चेंज आ जाता है।
तो फाइनल चार्ज जो है वो Q डैश ले लेंगे, तो प्लस Q डैश एक प्लेट पे माइनस Q डैश दूसरी प्लेट पे आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी चेंज हो जाएगी। तो V की वैल्यू फिक्स रखते हुए हमें रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो C इंटू वी होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर हम यूज करेंगे। V की वैल्यू दोनों केसेस में सेम रखेंगे, C की अलग अलग वैल्यू से Q और U की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, और उनका चेंज हमें निकालना है। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगेन फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, ये हमें डिस्कस करनी है। तो पहले Q कैपिटल Q सिंबल यूज कर लेते हैं, और उसके लिए CV की वैल्यू डालेंगे। तो 40 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड कैपेसिटेंस थी, और V की वैल्यू 100 वोल्ट थी। ऐसे यूनिट्स में सारा डेटा में डाल रहा हूं, तो चार्ज की वैल्यू कूलम में आएगी। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 40 की टर्म है हमारे पास, और 10⁻⁻6 की टर्म है, 100 की टर्म है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3। 100 और 40 में से जो 10 का फैक्टर है उसको मैंने 10⁻3 लिख दिया, बाकी सम टर्म्स एज इट इज हैं। तो ये बचा हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ कूलम। 10⁻³ कूलम का फैक्टर जो होता है इसको मिली हम लिख सकते हैं, तो मिली कूलम 4 हमारा इनिशियल चार्ज आ गया। अब फाइनल चार्ज निकालते हैं Q डैश, तो उसके लिए फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी C डैश की, तो वो 2 टाइम्स का फैक्टर आ जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6, और V की वैल्यू सेम रहने वाली है तो 100 वोल्ट से लेंगे। तो आप देख सकते हैं पुरानी कैलकुलेशंस में सिर्फ 2 का फैक्टर ऐड हुआ है, तो जो भी पहले चार्ज आया था उसको डबल कर देते हैं, ये हो गया 8 मिली कूलम। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो ऐड हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराने के बाद, वो हो जाएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, ये हो जाएगा 8 मिली कूलम माइनस 4 मिली कूलम, दिस इज इक्वल टू 4 मिली कूलम। तो ये एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास आया है। अब आप देखेंगे एक ही ऑप्शन है जहां पर ये मैच हो रहा है, बाकी फिर भी एनर्जी की कैलकुलेशंस में करके दिखा दूंगा। हो सकता है 2 भी ऑप्शंस मैच कर रहे हो, तो उस केस में फिर एनर्जी का डिस्कशन करके ही हमें एग्जैक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो ओरिजिनल एनर्जी के लिए यू सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। C की वैल्यू ओरिजिनल अगेन 40 इंटू 10⁻⁻6 में डाल रहा हूँ, और V स्क्वायर अगर मुझे करना है तो आप ध्यान देंगे V की वैल्यू 100 वोल्ट थी, तो V स्क्वायर की वैल्यू 100 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10⁻⁴। तो यहाँ पर CV स्क्वायर में सीधा V स्क्वायर की जगह 10⁻⁴ में डाल रहा हूँ। अगेन U की वैल्यू क्या आएगी, 40/2 की टर्म तो 20 हो गई, और साथ में 10 की पावर्स को मिलाएंगे तो 10⁻⁻6 और 4 मिलके बचेगा 10⁻⁻2। तो 20 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 2 प्लेसेस लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 0.2 जूल ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फाइनल एनर्जी निकालेंगे, तो उसमें फाइनल कैपेसिटेंस हमें यूज करनी है, V विल रिमेन द सेम। फिर से आसान कैलकुलेशन है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू डबल हुई है, तो 2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 का फैक्टर आएगा, V स्क्वायर वही 10⁻⁴ रहेगा। तो बाकी की कैलकुलेशंस जो हैं वो तो सेम है, 0.2 हमने सॉल्व करी थी, उसमें एक 2 का फैक्टर और आ गया, तो ये हो गया 0.4 जूल। अब इससे चेंज इन एनर्जी जो है डेल्टा U, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। 0.4 जूल में से 0.2 जूल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.2 जूल ये वैल्यू आ जाएगी, वो भी ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज डैश एम्पेयर। तो यहाँ पर हमें सर्किट दिया हुआ है, इसको एनालाइज करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 2 वोल्ट की बैटरी हमें दी हुई है, और मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, और एक कैपेसिटर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर जब सर्किट में करंट फ्लो कर ही रहा है, तो इसमें कोई इंटरमीडिएट टाइम की हम बात नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टाइम को एज्यूम करेंगे। मतलब ये जो कैपेसिटर है फुली चार्ज हो रखा होगा, और इस पर्टिकुलर ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है उसको हटाते हुए सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेंगे, और बाकी सब रेजिस्टेंसेज और बैटरी हमें दे रखी है, सिंपली नेट करंट जो है नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस से आ जाता है। अब सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी डिस्कशन में। इसमें पॉइंट A ले लेते हैं, जो 2 वोल्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, वो पॉइंट A अगर हम लेंगे तो आप देखेंगे एक सीधी वायर से आगे तक ये कनेक्शंस जा रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को, जो एक बिना रेजिस्टेंस के सीधी वायर से कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल पे होते हैं, इनको एक सिंगल पॉइंट A से हम डिनोट कर सकते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहां से कनेक्टेड है उस पॉइंट को मैं B ले लूंगा। फिर जहां पर रेजिस्टेंसेस के जंक्शन आ रहे हैं उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, B ये मैंने C ले लिया है, और D वो पॉइंट है जहां पर एक कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड थी, और उसके अलावा लास्ट में एक E पॉइंट भी हमारे पास आ जाएगा।
तो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो हैं ए और बी। तो ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस हमें सॉल्व करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को दूर दूर, जितना ज़्यादा दूर हो सकता है उतना ड्रॉ कर लेंगे, ताकि बीच की जगह में सभी रेजिस्टेंसेस को हम पुट अप कर सकें। और ए और बी जो है वो बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो बी पॉइंट को पॉजिटिव टर्मिनल से और ए पॉइंट को मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बैटरी को ड्रॉ कर लिया है, जो कि बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो मैं इनको हाईलाइट करता जा रहा हूँ ताकि हम किसी चीज़ को मिस ना कर दें। अब बी, ए और ए के अलावा सी, डी और ई 3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। तो ये यहाँ पर सी और डी और ई अलग अलग पॉइंट्स में बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दे रखी है, आप देख सकते हैं 4 ओम। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दी 4 ओम, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, अब दोबारा उस पर ध्यान नहीं देना है मुझे। फिर बी और सी के बीच में 2 ओम दे रखी है, तो बी और सी को हम कनेक्टेड कर देंगे अगेन 2 ओम से। फर्दर हमारे पास ए और सी को लेना है, ए और सी के बीच में 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो ए और सी के बीच में 3 ओम बना दिया मैंने। फिर ए और सी के बीच में 6 ओम भी है, यहाँ पे आप देखो ये सी पॉइंट जो है ये 6 ओम से कनेक्टेड है, और 6 ओम का दूसरा एंड भी ए से ही इफेक्टिवली कनेक्टेड है, क्योंकि नीचे की वायर सेम है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगेन सी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस मैं बना दूंगा, और इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 6 ओम रख दी है। तो थोड़ा सा दोबारा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इसको मैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये हमारी 6 ओम वाली रेजिस्टेंस आ गई। अब आगे बात करते हैं, ये 2.5 ओम वाली रेजिस्टेंस जो है, इस ब्रांच को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर है और स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इनिशियल टाइम अगर दे रखा हो तो कैपेसिटर को हम स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट करते हैं, बीच के इंटरमीडिएट टाइम अलग से दिया होना चाहिए, अदरवाइज उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन अगर नहीं दे रखी हैं, t = 0 जब हमने सर्किट को कनेक्ट किया है, या बीच का टाइम, तो हम स्टेडी स्टेट मानते हुए ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ए और डी पॉइंट जो है उसके बीच में 5 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ए और डी के बीच में 5 ओम है, डी और ई के बीच में 1 ओम है, डी और ई के बीच में 1 ओम है, ये भी हाईलाइट। ई और ए के बीच में 4 ओम है, ई और ए के बीच में 4 ओम है, और ए और डी के बीच में अगेन 8 ओम है। यहां पे आप देखेंगे डी और ए के बीच में एक और रेजिस्टेंस है 8 ओम। अब आप नोट कीजिए कि यहां से ये जो डी वाला पॉइंट है ये अलग से हैंग कर रहा है, इसमें इस पर्टिकुलर ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर फर्दर ए से आगे करंट को फ्लो करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ए से डी जाएगा करंट, डी से ई, ई के बाद वापस वो ए पे ही आ रहा है, और ए से डी, डी से वापस ए आ रहा है। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होने का सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो इतने पार्ट को हम क्रॉस आउट कर देंगे, बाकी के सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे लिए काम के पॉइंट बचे ए, बी और सी। ए और सी जो हैं उनके बीच में 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में दे रखे हैं, 6 और 3 दोनों के ही एंड्स ए और सी से बारी बारी कनेक्टेड हैं। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है उसका नेट हम निकाल लेंगे, पैरेलल का रूल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा के, तो ये 6 × 3 अपॉन 6 + 3 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर सी से बी के बीच में 2 ओम दे रखा है, और ए और बी के बीच में सीधा 4 ओम हमें दे रखा है। इसके अलावा एक बैटरी कनेक्टेड है और उसकी वैल्यू भी 2 वोल्ट के बराबर हमें देनी है। तो ये 6 × 3 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, 18/9 जो है 2 ओम हो जाएगा। अब आप देखेंगे ए से सी और सी से बी सीधी वायर है, तो ये सीरीज में हमें 2 और 2 2 रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं, तो ए और बी के बीच में ये 2 + 2 ओम आ जाएगा, और ए और बी सीधा सीधा 4 ओम से भी कनेक्टेड थे। अब ये इफेक्टिवली 2 ही रेजिस्टेंसेस हमारे पास बच गई हैं पैरेलल में, 2 + 2 की टर्म भी 4 हो गई है, दूसरी टर्म भी 4 हो गई है। अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंसेस बराबर हों तो उनका नेट उसका हाफ आ जाता है, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 करेंगे तो भी 2 की वैल्यू आएगी, अदरवाइज आप देख सकते हैं। तो ए और बी के बीच में पैरेलल में 4 और 4 2 रेजिस्टेंसेज हैं, तो 4 × 4 अपॉन 4 + 4 ये जाएगा 16/8 2 ओम्स के बराबर, और उसके साथ साथ फर्दर 2 वोल्ट की बैटरी भी दी हुई है।
तो अब टोटल करंट जो है सर्किट का वो आ जाएगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस से 2 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पेयर करंट आ गया है। 1 वाज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट्स रेलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज। तो जिस इंस्टेंट पे जस्ट हमने इस की को क्लोज किया है उसको t इक्वल टू 0 सेट कर लेते हैं, उस इंस्टेंट पर हमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं 2 कैपेसिटर की प्लेट्स दे रखी हैं ए और बी, उनके बीच में एयर है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 ले लेंगे हम। उसके साथ साथ एक 5 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टेंस आर हमें दे रखी है। तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग का डिस्कशन हमें करना है। तो ए पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ही अब हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सॉल्व करना है, बीच का कोई इंटरमीडिएट इंस्टेंट नहीं बात करनी है, स्टेडी स्टेट की बात नहीं करनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो की को क्लोज करते ही वाले इंस्टेंट को हम देखेंगे। ए में दिया हुआ देयर विल बी नो करंट थ्रू द रेजिस्टर आर, तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखी है। t इज इक्वल टू 0 पे आप सर्किट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कैपेसिटर है ही नहीं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आती है और फिर धीरे धीरे करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाती है, चार्ज की वैल्यू प्लेट्स पे एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। स्टेडी स्टेट में चार्ज मैक्सिमम हो जाता है और करंट 0 हो जाता है। तो t इज इक्वल टू 0 पर इस तरीके से भी आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाय r के बराबर। तो a पार्ट जो है उसको मैं क्रॉस आउट कर रहा हूँ। b पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे हमें वैलिड स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, जो स्टेटमेंट सही आएंगी। देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स, अगेन ये पॉइंट सही है, मैं पहले ही डिस्कस कर रखा है। t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, फिर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज करता है। तो टाइम के साथ उसका जो इक्वेशन है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक ही इंस्टेंट को डिस्कस करना है, जनरल पॉइंट्स हमें ऑलरेडी आते हैं। अदरवाइज इस पूरे कैपेसिटर रेजिस्टर का आरसी सर्किट जो है वो डीसी करंट से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी इक्वेशंस भी हम डिराइव कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स एट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी इज मिनिमम। तो t इज इक्वल टू 0 पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कैपेसिटर की जो सिचुएशन है उसको एक सीधी वायर के इक्विवेलेंट ट्रीट करा था। ठीक, ये इक्विवेलेंट है, ऐसा नहीं है कैपेसिटर गायब हो जाएगा, पर वो जो नेट इफेक्ट है वो इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को यहाँ पर सीधा ज्वाइन किया हुआ दिखाया है। दिखाने का मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि ए और बी प्लेट्स जो है वो सेम पोटेंशियल पर होंगी, तो उनको सीधी वायर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो वी ए की वैल्यू वी बी के बराबर हो जाती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में 0 हो जाता है। जब फुल्ली चार्ज प्लेट हो जाती हैं तो चार्ज मैक्सिमम आ जाता है और उस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। डेल्टा वी मैक्स तब आएगा जब स्टेडी स्टेट होगी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और उस केस में वो 5 वोल्ट के बराबर ही वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हमें t इज इक्वल टू 0 डिस्कस करना था, की को क्लोज करने वाला इंस्टेंट, तो ये स्टेटमेंट भी सही दे रखी है। फिर डी स्टेटमेंट देखते हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज मिनिमम, ये भी सही बात है। t इज इक्वल टू 0 पर तो प्लेट्स पे जो चार्ज होता है वो 0 के बराबर होता है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब स्टेडी स्टेट आ जाती है तो उस सिचुएशन में चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जिसको c इंटू वी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी और जो v की वैल्यू यहाँ बैटरी से हमें मिल जाएगी। तो डी स्टेटमेंट जो है वो भी हमें करेक्ट दे रखी है, बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 वाज द रिक्वायर्ड आंसर। At steady state, the charge on the capacitor as shown in the circuit below is dash microcoulomb। तो यहाँ पर सर्किट हमें दिया हुआ है, स्टेडी स्टेट की सिचुएशन डिस्कस करनी है। स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्टेड है उस पर प्लस कैपिटल क्यू सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ और सामने वाली प्लेट पे माइनस कैपिटल क्यू आ जाएगा और कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। फुली चार्ज कैपेसिटर जब हो जाएगा तो उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में जो बैटरी से टोटल करंट आ रहा है ये बाकी की जो 10 और 15 ओम वाली ब्रांच है उसमें सीधा सीधा फ्लो कर जाता है। तो ये हमने सर्किट को एनालाइज कर लिया है। फर्दर अब हमें 8 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो चार्ज की वैल्यू किस तरीके से आएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वी। V जो है ये यहाँ पर मैं पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स जिन पॉइंट से कनेक्टेड है उनको नाम मैं लिख रहा हूँ A और B।
तो ए और बी पॉइंट्स जो हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सीधा बैटरी की वैल्यू 5 वोल्ट वी में डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस, वो हमें सॉल्व करना है। अब ए और बी पॉइंट्स जो हैं वो 10 ओम रेजिस्टर से कनेक्टेड है, उसको नाम दे देते हैं सी और डी। तो ये यहाँ पर ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सी और डी पॉइंट्स के अक्रॉस भी होगा। ये सीधी सीधी वायर से ही कनेक्टेड है। तो अब ऊपर की ब्रांच में तो कोई करंट नहीं है, नीचे की जो सर्किट है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे, उससे सी और डी पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और वही ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताते हुए हम चार्ज को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेडी स्टेट की सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये सीधा 10 ओम और 15 ओम की रेजिस्टेंसेज हैं और 5 वोल्ट की बैटरी है, इस सर्किट को सॉल्व करना है। और ये पॉइंट्स फिर से सी और डी मैं आपकी रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल करंट आई आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। यहाँ पर नेट ईएमएफ 5 वोल्ट रहेगा और रेजिस्टेंस 10 और 15 सीरीज में है स्टेडी स्टेट वाली सिचुएशन में, तो 10 प्लस 15 की टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये ओम्स में एसआई यूनिट्स में दे रखा है, तो 5/25 एम्पेयर ये हमारा करंट आ गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/5 एम्पेयर ये हो जाएगा। अब करंट की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पर सी और डी पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम सॉल्व कर लेंगे। तो उस ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है और उस ब्रांच की रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I इंटू आर से रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी डी ब्रांच से करंट I फ्लो करेगा जो हमने 1/5 एम्पेयर सॉल्व कर लिया था और सी डी ब्रांच में 10 ओम रेजिस्टेंस दे रखी है। तो ये 1/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सी डी के अक्रॉस। और सी डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो Q की वैल्यू अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड जो है वो C की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है और V की वैल्यू 2 वोल्ट मैंने सॉल्व कर ली है। तो 8 इंटू 2 16 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड SI यूनिट में हमारा आंसर आ गया। सॉरी, ये मैंने फैरेड लिख दिया गलती से। फैरेड तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट कूलम में आएगी। SI यूनिट में 16 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमें माइक्रो कूलम की फॉर्म में लिखना है, तो 10 की पावर -6 कूलम की टर्म को माइक्रो कूलम में लिख दूंगा। 16 माइक्रो कूलम हमारा आंसर आया है, तो 16 वाज द रिक्वायर्ड नंबर। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A एंड सेपरेशन D बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पर प्लेट्स की डायमेंशंस डिस्कस की गई हैं। तो 3D में दो पैरेलल प्लेट्स को मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इन दो पैरेलल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन D है और दोनों एरिया की वैल्यू A के बराबर दी हुई है। इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पर एक प्लेट प्लस चार्ज हो जाएगी प्लस Q, दूसरी प्लेट पर -Q आ जाएगा और बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है चार्ज प्लेट्स होने की वजह से। तो ये सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। तो और कोई मीडियम में बीच में वैक्यूम हम अज्यूम करेंगे, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा होता तो वो भी हमें अकाउंट में लेना होता, पर यहाँ पर ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर वैसे तो चार्ज कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ½ फॉर्मूला हम ले सकते हैं, पर V की जगह जो बैटरी से इस प्लेट्स को चार्ज किया गया है उसका डिस्कशन नहीं दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें रिलेट करनी है और कैपेसिटेंस भी सीधी नहीं दी हुई है, एरिया ऑफ द प्लेट और सेपरेशन हमें यूज करना है। तो C का जो एक्सप्रेशन है एक तो हमें वो यूज करना होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें नहीं लेना है क्योंकि मीडियम नहीं दे रखा कोई और, वैक्यूम अज्यूम कर रहा हूँ मैं। अगर कोई और मीडियम होता तो K का फैक्टर भी इस फॉर्मूला में आ जाता है। और V की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं E इंटू डी। यहाँ पे बीच के जो रीजन है उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो दो पॉइंट्स के बीच में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पर फील्ड के अलॉन्ग ही पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन हम करेंगे, तो चार्ज की डिस्कशन में नहीं लूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशंस कर लेते हैं एनर्जी के लिए। तो हाफ कैपेसिटेंस की जगह A एप्सिलॉन नॉट बाय D और V स्क्वायर की जगह E स्क्वायर D स्क्वायर मैंने डाल दिया। तो इसमें ऊपर नीचे जो है एक D की टर्म कट जाएगी और A D एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब ऑप्शंस में देख लो आप, मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ½ AD एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर।
A parallel plate capacitor was made with two rectangular plates, each with a length of L 3 cm, breadth of B 1 cm. तो यहाँ पर कैपेसिटर के लिए दो प्लेट्स हमने बनानी है, 3D डायग्राम में बना रहा हूँ, और दोनों प्लेट्स में लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज हमें दे रखी है। तो L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और B की वैल्यू 1 सेंटीमीटर मैं अलग से नोट कर लेता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 माइक्रोमीटर। तो प्लेट्स के सेपरेशन के लिए सिंबल स्मॉल डी हम ले लेंगे और D की वैल्यू जो है वो हमें 3 माइक्रोमीटर दी हुई है। Out of the following which are the ways to increase the capacitance by a factor of 10? तो हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, बीच में मीडियम की तो बात की नहीं गई है, तो वैक्यूम हम लेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ले लेंगे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो एरिया को भी लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में लिख देंगे, तो L B एप्सिलॉन नॉट बाय D हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब L B और D को हम चेंज अगर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस उन पर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें L B और D की वैल्यूज को इस तरीके से चेंज करना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए बाय अ फैक्टर ऑफ 10। मतलब कैपेसिटेंस पहले C थी तो बाद में 10 टाइम्स C हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर C डैश और C की वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है, तो इसमें मैं SI यूनिट्स में अलग से कन्वर्ट नहीं करूंगा, बस यूनिट्स कंपैरिजन करते वक्त सेम हमें रखनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शंस A B C D E जो 5 केसेस दे रखे हैं उसमें भी L की और B की यूनिट सेंटीमीटर में है और D की वैल्यू माइक्रोमीटर में है। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस के डेटा से फाइनल डेटा को बस कंपेयर करना है, तो यूनिट्स हम सेम रखते हुए देखेंगे किस फैक्टर से लेंथ ब्रेड्थ और सेपरेशन D चेंज होगा। A पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहले ओरिजिनल C की वैल्यू भी मैं नोट कर देता हूँ। ओरिजिनल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर L 1 सेंटीमीटर B एप्सिलॉन नॉट और डिनोमिनेटर में 3 माइक्रोमीटर D की वैल्यू आ जाएगी। A डिस्कशन होता है उसमें L की वैल्यू 3 की जगह 30 हो गई है और B की वैल्यू अगेन 1 की 1 बची हुई है, एप्सिलॉन नॉट भी है, डिनोमिनेटर में सेपरेशन 1 माइक्रोमीटर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर B की टर्म तो एज इट इज रहेगी, L की टर्म 10 टाइम्स बढ़ा दी है और डिनोमिनेटर जो है वो 3 टाइम्स कम हो गया है, तो 30 टाइम्स का फैक्टर आ रहा है। इसको कंपैरिजन वैसे तो ये चीज़ें देख के भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं समझाने के लिए और थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ। ओरिजिनल C से कंपेयर कर रहे हैं हम C डैश को A पार्ट में, तो 3 सेंटीमीटर को हम 30 सेंटीमीटर को 10 इंटू 3 सेंटीमीटर लिख दूंगा, 1 सेंटीमीटर एज इट इज रहने दूंगा और डिनोमिनेटर में भी 1 माइक्रोमीटर को अगर हम 3 की फॉर्म में लिखें तो ये 3/3 माइक्रोमीटर इस तरीके से आ सकता है। तो आप देखेंगे कि बाकी सारी टर्म्स हमने सेम कर दी है, एक 10 का फैक्टर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ से C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 30 की टर्म आ जाएगी अलग से और बाकी सारा डेटा C से मैच कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे ये जो A वाला डिस्कशन है ये रिक्वायर्ड डेटा से मैच नहीं करता है, हमें फैक्टर ऑफ 10 चाहिए था, पहले केस में फैक्टर ऑफ 30 आ गया। ऐसे ही B डिस्कशन हो जाएगा। B पार्ट में देखते हैं, लेंथ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे ही रखी है पहले की तरह, इस बार C डैश की वैल्यू 3 सेंटीमीटर में एक टर्म आ रही है, B की वैल्यू 1 सेंटीमीटर एज इट इज हमने कर दी, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 30 माइक्रोमीटर की टर्म आ जाएगी। तो इस बार तो आप देखो कंपेयर करो, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है और डिनोमिनेटर की टर्म 10 टाइम्स बढ़ा दी। अब डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे तो ओवरऑल नंबर जो है वो कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर की टर्म तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कैपेसिटेंस से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैपेसिटेंस ओरिजिनल से 10 टाइम्स कम हो गई है, हमें इंक्रीज करना था, तो B वाला पार्ट भी मैं कट कर रहा हूँ। अब C पार्ट की बात करते हैं। C पार्ट में लेंथ को 6 सेंटीमीटर कर दिया है, तो C पार्ट में इनको अलग से सिंबल्स को हटा देता हूँ। C डैश की वैल्यू क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर लेंथ की वैल्यू है, 2 इंटू 3 सेंटीमीटर लिखूंगा मैं इसको। B की वैल्यू 5 सेंटीमीटर कर दी है, पहले 1 सेंटीमीटर थी, तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर इसको लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट है, और डिनोमिनेटर की टर्म पहले भी 3 माइक्रोमीटर थी, अब भी 3 माइक्रोमीटर दे रखी है, तो 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 माइक्रोमीटर एप्सिलॉन नॉट, ये सारी टर्म्स तो ओरिजिनल C से मैच हो गई और साथ में 2 और 5 का फैक्टर आ गया, ये हो गया 10 का फैक्टर। तो C पार्ट जो है वहां पर ऐसा डेटा हमें मिला है कि कैपेसिटेंस 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है।
तो ये एक मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब ऐसे ही डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मल्टीपल ये डिस्कशन सही हो सकते हैं। डी पार्ट में जो नई कैपेसिटेंस है उसमें एल को 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये 1/3 टाइम्स 3 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो 1 जो नंबर है उसको मैंने 3 × 1/3 लिखा है, क्योंकि ये ओरिजिनल 3 सेंटीमीटर से कंपेयर करने में आसान हो जाएगा। बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है, और एप्सिलॉन नॉट आएगा और डिनोमिनेटर में 10 माइक्रोमीटर आ गया। अब यहाँ पर दे रखा था 3 माइक्रोमीटर, तो 3 माइक्रोमीटर की टर्म्स में 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10/3 × 3 माइक्रोमीटर लिख दो आप। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर की टर्म क्या हो गई, 10/3 × 3 करोगे तो 10 ही तो आएगा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 माइक्रोमीटर एप्सिलॉन नॉट, ये तो ओरिजिनल टर्म आ गई। हमारे पास क्या बचा, डिनोमिनेटर में 10/3 की टर्म है और ऊपर 1/3 की टर्म है, तो ये 10 तो नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। ये तो 1/10 टाइम्स सी हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो डी पार्ट को भी मैं इसी तरीके से क्रॉस आउट कर रहा हूं। अब लास्ट में हमारे पास बचा ई पार्ट, तो या तो सी ओनली हो सकता है या सी एंड डी भी हो सकता है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 1 और 4 ऑप्शन में से अभी तक मुझे दिखाई आंसर दे रहा है। सी डैश की वैल्यू इस बार क्या है, एल को कर दिया 5 सेंटीमीटर, पहले था 3/5, तो 5 सेंटीमीटर को लिखने का क्या तरीका है, 5/3 × 3 लिख दो, तो इफेक्टिवली ये 3 कट जाएंगे, 5 सेंटीमीटर ही आएगा। फिर बी को 2 सेंटीमीटर है, पहले 1 था, तो 2 × 1 सेंटीमीटर लिख दो, एप्सिलॉन नॉट की टर्म आ गई और डिनोमिनेटर में आ जाता है। डिनोमिनेटर 1 माइक्रोमीटर है, पहले था 3, तो 1 माइक्रोमीटर को 3/3 माइक्रोमीटर भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 माइक्रोमीटर और एप्सिलॉन नॉट को तो कर दो अलग, वो तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो गई। 5/3 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर है, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो 3 था वो ऊपर आ जाएगा। तो आप देखो 5 × 2 × 3 को 3 से डिवाइड करना है, 3 तो कट गया, 10 टाइम्स सी आ गया जो हमें चाहिए था। इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 10। ई पार्ट जो है वो भी मैच कर रहा है, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। Two capacitors C1 and C2 are connected in parallel to a battery। तो यहाँ पर हमें एक बैटरी दी हुई है और उससे 2 कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए सर्किट बनाया है। 2 कैपेसिटेंस C1 और C2 अलग दी हुई है, सेम बैटरी से वो कनेक्टेड है, उसके लिए सिंबल V में ले लूंगा, V वोल्ट। चार्ज टाइम ग्राफ इज शोन बिलो फॉर द 2 कैपेसिटर्स। तो चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो हमें डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है। आप इसकी शेप भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से आता है। t = 0 पर जब हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं बैटरी से कैपेसिटर्स को, तो चार्जिंग शुरू होती है। t = 0 पर चार्ज 0 होता है और फिर टाइम के साथ साथ चार्ज बढ़ेगा और कुछ टाइम के बाद स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। वहां पर चार्ज की वैल्यू फिर टाइम के साथ वेरी नहीं करती। उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q सिंबल से मैं शो कर रहा हूँ। तो इन जनरल, और कैपिटल Q की वैल्यू जो होती है वो कैपेसिटेंस इनटू फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेट्स के क्रॉस आ जाता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो भी बैटरी से आप कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मैनेज हो जाएगा, तो Q = CB की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही कैपेसिटर्स को सेम बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो फाइनली दोनों के ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V के ही बराबर आने वाली है और फाइनल चार्ज की वैल्यू CV आ जाएगी। तो पहले कैपेसिटर के लिए Q1 जो है वो C1V लिखेंगे और दूसरे कैपेसिटर के लिए C2V लिखेंगे। तो सीरीज में फाइनली कैपेसिटर्स के अक्रॉस चार्ज सेम होता है और पैरेलल में फाइनली कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। द एनर्जी स्टोर्ड विद देम आर U1 एंड U2। तो Q1 Q2 की तरह U1 U2 को भी डिस्कस कर सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है ½ CV² हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर V की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो U1 की वैल्यू ½ C1V² आएगी और U2 की वैल्यू ½ C2V² आएगी। कंपैरिजन करते वक्त V की टर्म्स तो सेम है, सिर्फ C1 C2 का फैक्टर जो है उसी से Q1 U1 Q2 U2 की वैल्यूज को रिलेट करना होगा। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ऑप्शन में आप देखेंगे C1 C2 की वैल्यू को कंपेयर किया हुआ है, U1 U2 की वैल्यू को कंपेयर किया हुआ है ग्राफ देख के। अब ग्राफ देखेंगे, पहले C1 कैपेसिटर का ग्राफ देखो। इसमें जाकर ये जो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, उस सिचुएशन में हम चार्ज की वैल्यू देखेंगे। ये कैपिटल Q1 जो है उसका फाइनल चार्ज हो गया। दूसरा ग्राफ C2 का दे रखा है, उसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ अलग डिस्कशन के लिए। तो C2 वाले ग्राफ से जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस के,
टॉप पे जाके जहाँ पर चार्ज की वैल्यू फिक्स हो जाती है वो Q2 की टर्म आ गई। ग्राफ में क्लियरली आप देख सकते हैं Q2 की वैल्यू Q1 से बड़ी है और Q1 Q2 C1 C2 के प्रोपोर्शनल है। तो Q2 की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब C2 की वैल्यू बड़ी है, तो C2 की वैल्यू C1 के ज्यादा आ गई। एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो एनर्जी की टर्म भी C1 C2 पे ही डिपेंड करती है और C1 C2 को हम देख चुके हैं। तो C2 की वैल्यू अगर ज्यादा है C1 से तो U2 की वैल्यू U1 से ज्यादा आ जाएगी। तो अब ये ऑप्शंस में हमें आइडेंटिफाई करना है। C2 ग्रेटर देन C1, U2 ग्रेटर देन U1, ऑप्शन नंबर 3 was the correct answer. A parallel plate capacitor of capacitance 1 microfarad is charged to a potential difference of 20 volts. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 टू द पावर -6 फैरेड के बराबर दी हुई है। माइक्रो की टर्म हमने अलग से कर ली है, 10 की पावर -6 का फैक्टर SI यूनिट्स के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट्स के बराबर दे रखा है। कैपेसिटर की पूरी चार्जिंग हमने कर दी। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 माइक्रोमीटर। प्लेट्स का सेपरेशन 1 माइक्रोमीटर भी दिया हुआ है, 1 × 10 टू द पावर -6 मीटर, इसे मैं लिख लूंगा। द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज, तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, उसके लिए मैं सिंबल यूज करूंगा, उसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। रिजल्ट देख लेते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको कैपेसिटर के बीच के रीजन की टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, जिसको एनर्जी डेंसिटी हम, तो एनर्जी डेंसिटी का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई का स्क्वायर। रेफरेंस के लिए डायग्राम में दिखा देता हूँ 3D में। ये दो पैरेलल प्लेट्स मैंने बना दी हैं। दोनों प्लेट्स का एरिया A ले लेंगे और सेपरेशन D ले लेंगे, और दोनों प्लेट्स में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जो यूनिफॉर्म होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें V की टर्म दे रखी है और फॉर्मूला हमें E की टर्म्स में याद है। तो जब यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E × D के बराबर आ जाएगा, और प्लेट्स की सेपरेशन D भी क्वेश्चन में दे रखी थी। तो आगे वैल्यू पुट करनी है। कैपेसिटेंस का जो नंबर है उसकी हमें जरूरत थी, इस क्वेश्चन में नहीं पड़ रही। हाफ एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है 8.85 × 10 टू द पावर -12 SI यूनिट्स में ले लेंगे। एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब में आएगी SI यूनिट्स में, और ऑप्शन में भी जूल पर मीटर क्यूब ही दिया हुआ है। ई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, E की जगह लिख देंगे V/D, और E स्क्वायर की जगह लिख देंगे V²/D²। तो E स्क्वायर की जो टर्म है उसकी जगह V²/D² में लिख रहा हूँ। V स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और D स्क्वायर मतलब 10 की पावर -6 की जो टर्म है उसका स्क्वायर। यहाँ से एनर्जी डेंसिटी आ रही है हाफ 8.85 × 10 टू द पावर -12, 20 का स्क्वायर हो गया 400, और डिनोमिनेटर में 10 की पावर -6 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 10 की पावर -12 आ जाएगा। ये ऊपर नीचे क्रॉस आउट हो जाएंगे। इसमें फर्दर जो टर्म्स आएंगी वो 8.85 की आ गई है। 400/2 की टर्म को मैं 200 लिख रहा हूँ, तो ये इतनी टर्म आ गई। अब इसमें आप देखेंगे कि एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय 10 की पावर्स की फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना था। तो ये जो 8.85 × 200 है, इसमें दो जीरोस जो हैं उनको मैं हटा के ये डेसिमल के बाद की जो टर्म है उसमें डेसिमल हटा दूंगा। तो बेसिकली 8.85 × 2 × 100 कर रहा हूँ मैं, और 100 की टर्म को 8.85 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये तो 885 हो जाएगी और 2 रह जाएगा। 885 का डबल कर लेते हैं, ये हमारे पास 1770 आ जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लेसेस डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है, तो 1.770 लिखूंगा और साथ में 10 की पावर 3 आ जाएगी, और SI यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर जो है उसमें 1.8 की टर्म दे रखी है, तो ये राउंडिंग ऑफ थोड़ी सी हम कर भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखो लास्ट की टर्म तो 0 है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। लास्ट में फिर बचता है 7 जो कि 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाली टर्म को हम बढ़ा देंगे और लास्ट में जो दूसरा 7 है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.8 × 10 टू द पावर 3, और SI यूनिट्स जूल पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, इट वाज द करेक्ट आंसर। A capacitor C1 is equal to 6 microfarad is charged to a potential difference of V0 is equal to 5 volt using a 5 volt battery. तो पहले हमें एक बैटरी दी हुई थी, V0 की वैल्यू 5 वोल्ट है, और इस बैटरी को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट किया C1, उसकी वैल्यू 6 माइक्रोफैरड दे रखी है, और उसको 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज कर लिया, मतलब स्टेडी स्टेट हमने अचीव कर ली।
तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस 5 वोल्ट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली जो चार्ज है वो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज उसकी दोनों प्लेट्स पे हम ले लेंगे। क्यू की वैल्यू जो है वो C1 इंटू वी नॉट से हमारे पास आ जाएगी, जो भी कैपेसिटेंस थी और वी नॉट की वैल्यू सब दे रखा था हमें। द बैटरी इज रिमूव्ड and another capacitor C2 is equal to 12 microfarad is inserted in place of the battery। तो यहां पर ये जो सेटअप है इसको हमने चेंज कर दिया। अब हमने क्या करा, पहला कैपेसिटर जो था C1 वो फुल्ली चार्ज था प्लस क्यू माइनस क्यू, और उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर को ले आया। तो ये C2 जो है उसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है। C1 मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, C1 C2 अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए। When the switch S is closed, ठीक, तो ये जस्ट हमने इस सर्किट को ज्वाइन किया है। तो ये चार्ज का फ्लो इस तरीके से होएगा कि दोनों ही कैपेसिटर्स पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब तक चलता है जब तक दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बराबर ना आ जाए फॉर बोथ द कैपेसिटर्स। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है जब हमने C2 को इंट्रोड्यूस कराया और की को क्लोज करा, ये वो सिचुएशन है। उसके बाद क्या पूछा गया, द चार्ज फ्लोज बिटवीन द कैपेसिटर्स फॉर सम टाइम, ये मैंने बताया। अब चार्ज का फ्लो चालू हो जाएगा कैपेसिटर्स के बीच में अंटिल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे हम डायग्राम में दिखा सकते हैं, वहां पर ये कलर में यूज कर लेता हूं फाइनल सर्किट के लिए। C1 और C2 हमारे अभी भी पैरेलल में है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, C1 के अक्रॉस फाइनल चार्ज प्लस Q1 और दूसरी प्लेट पे माइनस Q1 ले लेंगे, C2 के लिए प्लस Q2 और माइनस Q2 ले लेंगे। ये हो गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो पहली प्लेट्स के अक्रॉस पॉइंट्स A और B अगर हम ले लें और दूसरी प्लेट्स के अक्रॉस पॉइंट C और D ले लें, तो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में VAB की वैल्यू VCD के बराबर हो जाती है। और V की वैल्यू Q इज इक्वल टू CV अगर हम फॉर्मूला लगाएं, तो ये जो फाइनल जो भी पोटेंशियल आ जाएगा प्लेट्स के अक्रॉस दोनों कैपेसिटर्स के लिए, वो Q1 बाय C1 पहली प्लेट के लिए होता है, Q2 बाय C2 दूसरे के लिए होता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q2 बाय C2। तो ये एक इक्वेशन हमें यूज करनी है। दूसरा, हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी देखना होता है। जब हमने बैटरी को हटा दिया है और दो कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ा था, तो उस सिचुएशन में, ये जो इंटरमीडिएट सिचुएशन थी, उसमें टोटल चार्ज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो यहां पर ये जो सिचुएशन है, ये दो प्लेट्स जो आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच का रीजन जो है ये मैं डॉटेड शो कर रहा हूं। आप नोट करो, दोनों जो चार्जेस जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में वैक्यूम होता है, तो चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जंप नहीं कर सकता। चार्ज का मूवमेंट जो सीधी सीधी वायर कनेक्टेड है उसी के थ्रू होता है। तो ये जो मैंने डॉटेड रीजन को सेग्रीगेट किया है, इस रीजन के बीच में टोटल चार्ज विल रिमेन द सेम। और फाइनली भी देखो, उसी डॉटेड रीजन को मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो ये जो दोनों डायग्राम्स में दो डॉटेड रीजन मैंने बनाए हैं, इनके बीच में चार्ज सेम रहने वाला है। पहले दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज क्या था, Q, कैपिटल Q, और फाइनली दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q। तो स्मॉल कैपिटल Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 के बराबर होने वाली है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इन दो इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल Q की वैल्यू तो C1 V0 से हमारे पास आ गई, और फिर Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2, उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यूज प्लग इन करने वाला हूँ। हमें फाइनल चार्ज जो है वही बताने थे। व्हाट आर द चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑन द कैपेसिटर C1 एंड C2 व्हेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड। ये सारा डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। Q1 Q2 की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है। कैलकुलेशंस करनी चालू करते हैं। तो पहले कैपिटल Q की वैल्यू निकाल लो। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड दे रखी थी, तो 6 माइक्रोफैरेड अगर मैं लिखूं, और V0 की वैल्यू 5 वोल्ट्स दे रखी है, तो आप देखेंगे ये माइक्रो का फैक्टर चलता रहेगा। फेरेड और वोल्ट की यूनिट मिलके कूलम की यूनिट आ जाती है। तो 6 × 5 की टर्म 30 आ जाएगी। माइक्रो का फैक्टर एज इट इज है, और फेरेड और वोल्ट की यूनिट मल्टीप्लाई होकर कूलम वैसा यूनिट आ गई। तो कैपिटल Q की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2 लगाते हैं। इसमें आप देखोगे Q1 बाय, इसमें दोनों तरफ Q और C की टर्म्स दे रखी हैं, तो जरूरी नहीं हम ऐसा ही यूनिट्स पुट करें, बस हमें इंश्योर करना है कि Q1 Q2 की भी यूनिट सेम होनी चाहिए और C1 C2 की भी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो एक तरफ Q1 बाय C1 में C1 की वैल्यू 6 डाल देंगे,
दूसरी तरफ Q2/C2 में C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड में पुट कर रहा हूँ। तो 10⁻⁻6 का फैक्टर भी आप ले आओगे SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो दोनों तरफ 6 और 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो Q2 की वैल्यू क्या निकलेगी, दूसरी तरफ Q1/6 था और 12 की टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दो उधर ले जाके, तो 12/6 2 का फैक्टर आ गया, Q2 की वैल्यू 2 टाइम्स Q1 आ गई है। इसको अब मैं सेकेंड इक्वेशन में सारे डेटा को पुट कर देता हूँ। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल Q की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम थी, Q1 को ऐसे ही रहने दो, Q2 की जगह 2Q1 डाल दो, तो 30 माइक्रोकूलम हो गया 3Q1। तो Q1 कितना हो जाएगा, 3 की टर्म दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 30 माइक्रोकूलम बाय 3 10 माइक्रोकूलम के बराबर आ गई। तो Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम आ गई है। क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो ही गया है। बाकी Q2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल में से Q1 को माइनस कर दो, तो 30 में से 10 की टर्म को माइनस करोगे तो बचा हुआ चार्ज 20 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर। A series LCR circuit is connected to an alternating source of EMF E। तो यहाँ पर LCR सर्किट हमें दे रखा है, L इंडक्टेंस के लिए सिंबल बनाएंगे, C के लिए और R के लिए, और इनको ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF से हमें कनेक्ट करना था। ये रेफरेंस के लिए मैंने बना लिया है। तो EMF की वैल्यू E दे रखी है, ये RMS वैल्यू रही होगी, तो जो एक्सप्रेशन है वो हम पुट कर लेंगे E0 sin ओमेगा t। तो E0 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी EMF की, ओमेगा जो है दैट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज I0। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, ओमेगा रेजोनेंट, ओमेगा नॉट भी इसका सिंबल मैं यूज कर सकता हूं। ये सिचुएशन कब आती है, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC के बराबर हो जाती है। उस सिचुएशन को रेजोनेंस की कंडीशन हम बताते हैं, और उस केस में जो करंट की वैल्यू आती है वो बाकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो वहां पर मैक्सिमम करंट जो आएगा, करंट का एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू I0 बताई गई। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर करंट की वैल्यू I0 आ जाएगी। और वो करंट की वैल्यू को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट की वैल्यू, तो जो मैक्सिमम EMF की वैल्यू E0 होती है उसको हम R से डिवाइड कर देते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पिडेंस होती है Z, वो R के ही बराबर हो जाती है। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, क्योंकि जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस और रिएक्टिव इंडक्टेंस की टर्म होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। If the value of resistance R becomes twice of its initial value, तो अब हमने R की वैल्यू चेंज कर दी है। R की नई वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स R हमने करी। Then amplitude of the current at resonance will be, अब रेजोनेंस की जो सिचुएशन है that will remain। रेजोनेंस क्यों रिमेन होने वाली है, रेजोनेंस की सिचुएशन L और C पे डिपेंड करती है। अब ऑलरेडी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी L और C की कॉम्बिनेशन के हिसाब से रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, और उसको हमने चेंज नहीं किया है, तो बाद में भी रेजोनेंस विल रिमेन। तो पर करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो R पे डिपेंड करता है, उसको हमने चेंज कर दिया। तो I0 डैश की वैल्यू जो है वो E0/2R के बराबर आ जाती है। तो यहां पे देखेंगे I0 अगर E0/R था तो I0 डैश E0/2R हो गया है। तो I और I0 डैश को हम कंपेयर कर लेंगे, तो I0 डैश हो जाएगा I0/2 के बराबर। तो रेजोनेंस की सिचुएशन को मेंटेन करते हुए रेजिस्टेंस को अगर मैंने डबल कर दिया था तो वो करंट एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। यही हमें आइडेंटिफाई करना है। I0/2, ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। इन अ सीरीज LCR सर्किट, रेजिस्टर ऑफ 300 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटर ऑफ 25 नैनोफैरेड, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दे दी गई, एंड एन इंडक्टर ऑफ 100 मिली हेनरी इज यूज्ड। तो यहाँ पर इंडक्टेंस L की वैल्यू भी हमें दे रखी है। LCR सर्किट सीरीज में दे रखा है। रेफरेंस के लिए सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। R, C और L को मैंने शो कर दिया है, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसका सप्लाई भी मैंने इनसे कनेक्ट कर दिया। फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट की सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज, और मैक्सिमम करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। तो सर्किट में मैक्सिमम करंट किस सिचुएशन में फ्लो करता है, उस सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस की कंडीशन अचीव करने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई की होती है, सप्लाई के लिए सिंबल में E = E0 sin ओमेगा t लिख देता हूँ, जनरल एक्सप्रेशन। तो ये ओमेगा की टर्म जो है
वो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओमेगा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसपे मैक्सिमम करंट अचीव होगा। तो यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पूछी गई थी, और यूनिट्स पे भी आप ध्यान देंगे, रेडियंस पर सेकेंड दे रखा है। तो अगर हर्ट्स में ये डिस्कशन कर दिया जाए तो फिर ओमेगा और एफ को हम रिलेट कर देते हैं। ओमेगा नॉट जो है 2π/f0 के बराबर आ जाता है, बट यहाँ पर हमें ओमेगा नॉट ही बताना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी थी। तो एल और सी की वैल्यू को यूज कर दो एसआई यूनिट में, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू रेडियंस पर सेकंड में आ जाएगी। तो 1/√L की वैल्यू 100 मिली हेनरी थी, तो एसआई यूनिट्स में 100 × 10⁻³ हेनरी इसको मैं लिखूंगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है रूट के अंदर सी से। सी की वैल्यू 25 नैनोफैरड थी, तो 25 × 10⁻⁹ फैरड में इसको भी। फर्दर कैलकुलेशंस देखते हैं। रूट के अंदर 100 की टर्म और 25 की टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, -3 और -9 मिलके -12 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2500 का रूट लेंगे, 50 बाहर आ जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। 10⁻⁻12 का रूट लेंगे, 10⁻⁻6 बाहर आएगा। 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻+6 हो जाएगा, नीचे 50 रह जाएगा। 10⁻6 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक 100 का फैक्टर अलग निकाल लेते हैं और 10⁻4 का फैक्टर अलग निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 50। इससे क्या होगा, ये 10⁻2 मतलब 100/50 की टर्म आपस में कट के 2 रह जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 2 × 10⁻4। सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में थी, हेनरी और फैरड हमने यूज किया था, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू भी एसआई यूनिट्स में रेडियंस पर सेकेंड में आ जाएगी। अब आप ध्यान दो, 10⁻4 रेडियंस पर सेकेंड की टर्म क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी, उसके साथ का जो नंबर बचता है 2, वो हमें इंटीजर आइडेंटिफाई करना था। 2 was the required answer. An alternating current is given by I is equal to IA sin omega t plus IB cos omega t. The RMS current, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इससे IRMS की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को ऐड करके मैनिपुलेट करके एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। काफी टिपिकल प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम एसएचएम में भी की जाती है। वहां पर एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, बट इसी तरीके से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम मैनिपुलेट करके एसएचएम का एम्पलीट्यूड निकालते थे। यहाँ पर हम करंट का एम्पलीट्यूड निकाल देंगे और उसको √2 से डिवाइड कर दोगे तो आरएमएस वैल्यू भी करंट की आ जाएगी। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, ये हमने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, और जिसमें मैं बेस को IA ले लूंगा, ये जो नंबर है, और हाइपोटेन्यूज जो है उसको IB ले लूंगा। बाकी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा की टर्म्स को इनसे हम किस तरीके से मिलाएंगे वो देखते हैं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल है वो हम फाई ले लेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर IA² प्लस IB², परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर ऐड करके इसका रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज आ जाता है। अब इस ट्राइंगल में हम देखेंगे साइन फाई की वैल्यू किस तरीके से आएगी। साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा IB अपॉन √IA² प्लस IB²। और फिर इसी तरीके से कॉस फाई को भी हम सेट कर लेंगे, जो हमने ट्राइंगल का असम्पशन ले रखा है। कॉस फाई को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, IA अपॉन √IA² प्लस I²। तो इतना पार्ट हमारा आ गया है। अब ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था इसको मैनिपुलेट करेंगे। ये जो टर्म रूट में आई हुई है इसको इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे, पूरे एक्सप्रेशन को रूट के अंदर IA² प्लस IB² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। एक ही टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब होता है वो टर्म आपने चेंज नहीं किया है, ये तो 1 ही हो गया है रेशो। तो इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से सबसे पहले स्टेप में हम लिख देंगे। अब अगला स्टेप जो आएगा, इसमें से जो डिनोमिनेटर वाली रूट की टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, न्यूमरेटर वाली टर्म को एज इट इज बाहर रहने देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अंदर की टर्म्स कैसी बन जाएंगी, पहली टर्म में भी रूट के अंदर डिनोमिनेटर में आ जाएगा IA² प्लस IB²। IA के नीचे इसको मैंने लिख दिया, साथ में साइन ओमेगा टी की टर्म है। दूसरी टर्म में IB के नीचे भी इसी टर्म को हम ले आते हैं, और दूसरी टर्म हो गई कॉस ओमेगा टी। अब IA अपॉन रूट वाली टर्म साइन फाई और कॉस फाई अकॉर्डिंगली जो हमने डिस्कशन किया था उससे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो बाहर की टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, IA² प्लस IB² का रूट। अंदर पहली टर्म साइन ओमेगा टी एज इट इज छोड़ दो,
और उसके बाद आई ए वाली टर्म को लिख दो, आई ए अपॉन रूट आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर कॉस फाई लिख दो इसको, और फिर वापस प्लस का साइन आ जाएगा। आई कॉस ओमेगा टी को एज इट इज रहने दो, आई बी अपॉन अंडर रूट आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर को लिख दो साइन फाई। तो ये अलग कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब आप देखेंगे एक आइडेंटिटी हमें दिखाई दे रही है, साइन ए प्लस बी टाइप की इक्वेशन को आप कैसे लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। ठीक, तो साइन ए कॉस ए आपको दिखाई दे रहा है, साइन कॉस बी साइन बी भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब मैनिपुलेट करके मैंने क्या कर दिया है, इस एक्सप्रेशन को एक सिंगल साइन के फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो अब आप एक सिंगल फंक्शन को जनरल फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। वो जनरल फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, मैक्सिमम करंट साइन ऑफ सम एंगल ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। करंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा रूट के अंदर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्वेश्चन में आई आर एम एस पूछा गया था। आई आर एम एस जो होता है वो करंट की वैल्यू को आप मैक्सिमम वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड कर देते। तो रूट के अंदर ही आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, और रूट के अंदर ही 2 है डिनोमिनेटर में। तो एक सिंगल रूट की टर्म भी आप ला सकते हैं। ये फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें डिनोमिनेटर में 2 और ऊपर आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर आ जाता है। ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा मैच हो रहा है, एंड ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A देखते हैं, choke coil is simply a coil having a large inductance but a small resistance. तो यहाँ पर ट्यूबलाइट्स में यूज होने वाली चोक कॉइल की बात की जा रही है। पुरानी एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, रैशनल एनसीईआरटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ओल्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7.22 देख सकते हैं आप। लास्ट पार्ट, आई थिंक ई पार्ट था उसका, उसमें ये डिस्कशन किया गया है। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चोक कॉइल का डिस्कशन में लार्ज इंडक्टेंस होती है, उसकी स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, सही बात बताई गई है। चोक कॉइल्स आर यूज्ड विद फ्लोरेसेंट मरकरी ट्यूब फिटिंग्स। तो मरकरी ट्यूब वाली फिटिंग्स जो होती थी ट्यूबलाइट, उसमें ये यूज होती थी। आजकल जो एलईडी लाइट्स आती हैं उसमें इसकी ज़रूरत अलग से नहीं पड़ती है, ये आपको अलग से दिखाई नहीं देगा। हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ मरकरी ट्यूब, मरकरी ट्यूब से डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे आप बिना चोक को यूज करे, देन द ट्यूब विल बी डैमेज। ये सही दिया हुआ है। ये जो मरकरी की ट्यूब होती है, आपको पुराना सेटअप अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे एक मेटल की स्ट्रिप होती थी, उसके एंड पर कनेक्टर्स होते थे, और बीचों बीच एक थिक बॉक्स होता था जिसको हम चोक बोलते हैं। अब ये कनेक्टर से ट्यूबलाइट जो है वो ट्यूबलाइट की स्टिक कनेक्ट होती थी, और ये मरकरी, इसके मरकरी ट्यूब जो है इसको हम बोलते थे। तो ये चोक कॉइल अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो इन पर्टिकुलर ट्यूब्स के अक्रॉस V जो है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड अक्रॉस ट्यूब, ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, जबकि वोल्टेज जो सप्लाई होती है उसकी आरएमएस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत लार्ज होती है, 220 वोल्ट्स के बराबर। तो अगर आप चोक कॉइल यूज करके पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराएंगे, ठीक, तो एक तरीके से सर्किट में आप क्या कर देते हैं, ये तो आपकी ट्यूब थी, इसके साथ साथ सर्किट में आप चोक कॉइल लगा देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो सप्लाई आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो चोक के अक्रॉस भी ड्रॉप हो जाएगा, और फिर ट्यूब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उसकी वैल्यू सप्लाई से कम हो जाएगी, उतनी हो जाएगी जितनी आपकी रिक्वायर्ड है। तो ये एजर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी थी कि चोक कॉइल जो होती है वो एक इंडक्टर होती है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पावर लॉस हो जाएगा। रेजिस्टर के अक्रॉस पावर लॉस होती है सर्किट में, इंडक्टर और कैपेसिटर केवल एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर वापस दे देते हैं सर्किट में। तो इंडक्टर कैपेसिटर जो है उनमें पावर लॉस नहीं होता है सर्किट का, तो इसीलिए इंडक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं। हम पावर लॉस नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ट्यूब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई के कंपैरिजन में कम हो जाए। फिर आगे रीजन वाली टर्म देखते हैं। बाय यूजिंग द चोक कॉइल वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ R अपॉन अंडर रूट R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। तो
तो यहाँ पर LR सर्किट हमें दे दिया गया है, तो पूरे सर्किट की इम्पीडेंस कितनी हो जाएगी, Z की वैल्यू कैसे आएगी, रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओमेगा L जो होता है वो रिएक्टिव इंडक्टेंस होती है, तो इम्पीडेंस की वैल्यू में R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। कैपेसिटेंस की टर्म यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करनी है। तो पोटेंशियल ड्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो ट्यूब जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल जो करंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। करंट अगर ओरिजिनल है बिना इसके हम यूज़ करते तो उसको कैसे लिखते, सप्लाई के लिए जो भी एक्सप्रेशन वी का है V0 साइन ओमेगा टी, उसको हम R से डिवाइड करते। पर इस बार जो सर्किट में नया करंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V बाय जेड, V बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो पुराना कितना आने वाला था, सिंपली I इंटू आर, V बाय आर इंटू आर आ जाएगा, ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। और नया जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, V बाय जेड इस बार लेंगे। तो करंट की वैल्यू V बाय जेड आ गई, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, और साथ में R का फैक्टर हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखो ओरिजिनल वोल्टेज तो V थी, नई वोल्टेज में V के साथ क्या फैक्टर आ गया, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, यही यहाँ पर दे रखा है। ओमेगा जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टर R एंड इंडक्टर L। अगर चोक कॉइल को यूज नहीं करते तो वोल्टेज जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाती है। वो तो पहले मैंने बात की हुई थी कि L यूज नहीं करोगे ना तो 220 वोल्ट का वोल्टेज आ जाएगा और ट्यूब खराब जाएगी। तो रीजन वाली टर्म भी पूरी सही दे रखी है, असर्शन भी सही दे रखी है, और रीजन और असर्शन की स्टेटमेंट्स रिलेटेड भी हैं। जो असर्शन में दे रखा था उसका जो रीजन है वो सही नीचे R की स्टेटमेंट में डिस्कस किया हुआ है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमें चूज करना था, दैट वाज द रिक्वायर्ड आंसर।